बढ़ते आगे यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। उपचुनाव में 10 सीटों पर जीत के लिए सीएम योगी ने खुद कमान संभाली है और इन 10 सीटों में एपी सेंटर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है, जिसे साधकर बीजेपी विपक्ष का नैरेटिव ध्वस्त करने की तैयारी में है और एसपी ने भी उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर में डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हुए हैं, तो बीएसपी भी कोई मौका नहीं चूकना चाहती और आज उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मायावती सुबह 11 बजे लखनऊ में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। तो वहीं ब्रजेश पाठक करहल जाएंगे और करहल उपचुनाव में जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को देंगे। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। यूं तो सीएम योगी आज भगवान राम की नगरी अयोध्या में, उन्होंने मिल्कीपुर को कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में बदलकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को विजय संदेश दे दिया। जो नकारात्मक ताकतें हैं, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जिस पीडीए फॉर्मूले के सहारे साइकिल को 37 तक पहुंचाया, अयोध्या पहुंचकर सीएम योगी ने उसी पीडीए को पंचर करने का प्लान लॉन्च कर दिया और पीडीए का संधि विच्छेद कर डी और ए को आमने सामने खड़ा कर दिया। जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहाँ उनका वोट बैंक न खिसक जाए। पीडीए के बजाय बीजेपी के लिए एमवाई समीकरण को मात देना आसान है और इसे समझने के लिए मिल्कीपुर के जातीय गणित को समझना होगा, जहां 24% दलित आबादी, ब्राह्मण आबादी 17%, 16% यादव और 9% मुसलमान है। अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला 50% से ज्यादा वोट साधने की ताकत रखता है और बीजेपी इसकी बानगी लोकसभा चुनाव में देख चुकी है। अयोध्या में दलित नाबालिग के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के गैंगरेप की खबर आई तो बाबा के बुलडोजर आरोपी मोहित खान की प्रॉपर्टी समतल कर आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश कुमार का करीबी था। खुद सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मोहित खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? बीजेपी हिंदुत्व और जातीय समीकरण को एक साथ मिलाकर मिल्कीपुर में फिर से बीजेपी का झंडा बुलंद करने की तैयारी में, ताकि अयोध्या में विपक्ष के नैरेटिव को चूर चूर कर दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज मैनपुरी दौरे पर आएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और करहल में चुनावी समीक्षा करेंगे। ब्रजेश पाठक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक और आपको बता दें कि करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। तो करहल में चुनावी समीक्षा करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उनका यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उधर उपचुनाव को लेकर मायावती की बड़ी बैठक और सुबह 11 बजे लखनऊ में करेंगी बैठक और उपचुनाव की तैयारियों पर करेंगी चर्चा। बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। तो उपचुनाव की जंग को लेकर बीएसपी ने भी कमर कस ली है। पार्टी को मजबूती देने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। आज सुबह 11 बजे लखनऊ में मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो उपचुनाव पर मंथन किया जाएगा, पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी, पार्टी को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। मयूर, उपचुनाव की जंग अब काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कैसे एक दूसरे की काट करनी है, कैसे मुद्दों के जरिए घेरना है, इसको लेकर अलग अलग तरीके से रणनीति तैयार हो रही है। एक तरफ ब्रजेश पाठक जा रहे हैं करहल, तो दूसरी तरफ आज मायावती 11 बजे बैठक करने वाली है।
देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी ज्यादा सीटों पर विधानसभा में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं, उसके बाद ये जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो कई पार्टियों के नेताओं की साख जो है वो दांव पर लगी है। तो ऐसे में वो बहुजन समाज पार्टी जो कभी उपचुनाव पहले नहीं लड़ती थी, अब उसको उपचुनाव में उतारना पड़ रहा है। एक बार फिर से वो अपनी सभी 10 सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी उतारेगी। यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज सुबह 11 बजे अपने पार्टी पदाधिकारियों को, उसमें जो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं, उसमें जिला अध्यक्ष हैं, जिला के जोनल अधिकारी जो भी हैं पदाधिकारी, उन सभी को आज मायावती ने बुलाया है। 11 बजे सभी से फीडबैक लिया जाएगा और इन 10 सीटों पे किस तरीके की रणनीति होगी, क्या जातीय समीकरण साधने का काम किया जाएगा और अभी कितनी मजबूत है बहुजन समाज पार्टी उन 10 सीटों पर, और कौन प्रत्याशी हो सकता है, उनका फीडबैक लेने का काम किया जाएगा। और क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से मायावती चलती हैं और बहुजन समाज पार्टी जो है काफी अनुशासित पार्टी। ठीक है मयूर, आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। सिंह साहब, ये उपचुनाव की रणनीति के लिए आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि जीतना इस चुनाव में इतना आसान नहीं है और आज तो डिप्टी सीएम करहल भी जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो मौसमी पार्टी नहीं है और पार्टियों की तरह जो मौसम के समय में आएंगे और चली जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ जन, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सांसद, विधायक, वो 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए कार्य करते हैं, योजनाओं से रूबरू कराते हैं, जनता को अपना बनाने का कार्य करते हैं। और बार बार मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विश्वास की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है और प्रयास की राजनीति करती है। विश्वास उत्पन्न करने का कार्य करती है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबकी आवाज को उठाएगी, जो सबके लिए कार्य करती है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, जो नुकसान सिंह साहब आप लोगों को लोकसभा चुनाव में हुआ, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी इस उपचुनाव में? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता पे पूरा भरोसा। इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने तो इतिहास बदल दिया। जिसकी सरकार रहती थी उत्तर प्रदेश की जनता उसको चिंती नहीं थी, लेकिन कुछ योगी आदित्यनाथ जी पे उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा भरोसा विकास पर दिखाया कि पुनः 37 साल का इतिहास बदलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश की जनता ने ही 50 छोटे बड़े चुनाव भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला। तो निश्चित तौर पे कुछ षड्यंत्र जरूर हुए, धोखा हुआ, झूठ हुआ, फरेब का माल बेचा गया, लेकिन अब जनता को पता चल गया है कि असली क्या नकली क्या। और आप देखी होंगी कि भाई 14 में, 17 में, 19 में, 22 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव में तो जनता का आशीर्वाद मिलता है। नगर निकाय का चुनाव हो, ग्रामीण चुनाव हो, कोई भी चुनाव, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। भारतीय सिंह साहब, प्रत्याशियों को चुनने के लिए आप लोगों ने क्या क्राइटेरिया सेट किया है, क्योंकि एक एक सीट पर बहुत सारे दावेदार आ रहे हैं सामने? देखिए, जनता के बीच में जिसकी स्वीकार्यता होती है, जिसकी योग्यता होती है, ऐसा व्यक्ति जिसको जनता पसंद करती है, जो जनता के लिए समर्पित रहता है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी मूल्यों की राजनीति करती है, ऐसे ही लोगों को चुनती है जो राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाते हैं, जो विकास का कार्य करते हैं, जो प्रदेश और अपने लोकसभा और विधानसभा की खुशहाली के लिए कार्य करते हैं। निश्चित तौर पे इन्हीं नीतियों के कारण आज भारतीय जनता पार्टी, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र का इतिहास देखिए, मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद चुनी हुई तीसरी सरकार अगर किसी की आती है तो भारतीय जनता पार्टी की आती है। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं रणनीतियों को आगे भी लेकर चलेगी। आप बताइए, कभी एक ऐसा समय था जब हम 2 सीट पाते थे, तब भी हमने विकास को, राष्ट्रवाद को ही अपनाया, तब भी हमारे लिए राम जन्मभूमि, तब भी हमारे लिए 370 था, तब भी हमारे लिए देश प्रथम था, आज भी हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। हमारे लिए तो ठीक है सिंह साहब, आप बने रहेगा। अभिषेक जी इस वक्त समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, सिंह साहब को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि झूठ फैलाया गया, षड्यंत्र के तहत हमें नुकसान हुआ, लेकिन अब उपचुनाव में ऐसा नहीं होगा, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। मैं सॉरी, मैं पूरी चीज सुन नहीं पाया, एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे। जी अभिषेक जी, अभी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में षड्यंत्र तैयार किया था बीजेपी के खिलाफ, माहौल ऐसा बनाया गया, झूठ फैलाया गया, जिस वजह से ये स्थिति हुई, लेकिन उपचुनाव में ऐसा नहीं होगा, जनता सब समझ चुकी है। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसके लिए बहुत सीधी सी एक कहावत ये आती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उत्तर प्रदेश की जनता ने महंगाई पे, बेरोजगारी पे, पीडीए पे और क्या कहते हैं जो इनका गरीबों को दबाने का कुचक्र चल रहा है, उसके विरोध में मतदान किया और समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को पसंद किया। तो ये बहुत सीधी सी बात है। ये लोग डरे हुए हैं, हतप्रभ हैं
ये तो 80 के 80 जीतने का दावा करते थे कि 80 में 80 जीतेंगे, और कहाँ पे ये 32-33 पे सिमट गए। और वो भी अगर शासन प्रशासन नहीं रहता तो ये शायद 15-16 पे रह जाते। तो इन लोग को बहुत अच्छे से अपनी हकीकत पता है, और उपचुनाव में भी जनता इनको फिल्ट करारा जवाब देने जा रही है। ये डर की इनकी जो राजनीति है, ये डर जनता का बहुत अच्छा है। कम से कम कुछ तो कार्य करेंगे। आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, कहाँ क्योटो बनने चला था, कहाँ आज वहाँ पे जल भराव हो रहा है, गंगा का पानी। अभिषेक जी, लेकिन जिस जोड़ी को साथ लेकर आप लोगों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, अभी उसकी जो दावेदारी है सीटों को लेकर वो बढ़ गई है, डिमांड ज्यादा है। क्या मानेंगे आप लोग? साथ मिलकर ही लड़ेंगे ना उपचुनाव भी? देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व जो है हमारा, वो राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस से तय कर लेगा, और इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। डिमांड सबकी होती है, डिमांड हमारी भी है, डिमांड उनकी भी है, तो वो चीजें सेटल हो जाएंगी। ये कहते हैं ना, ये तो परस्पर सहयोग की बात है, और वो उस पर हम लोग सेटल हो जाएंगे, उसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं। ठीक है, सिंह साहब जवाब दे दीजिए अभिषेक जी जो सवाल कर रहे थे आपसे। देखिए, अभिषेक जी ने पीडीए की बात कही, यही धोखा था, यही झूठ था, यही फरेब था। अयोध्या में आप देखिए ना, पीडीए माने पिछड़ा भी, दलित भी और महिला भी, पीड़िता भी, पीड़िता के साथ खड़े हुए नहीं खड़े हुए, वो एक के साथ खड़े होने वाले हैं लोग। अल्पसंख्यक के साथ विशेष धर्म के लिए कार्य करेंगे, विशेष धर्म को पुरस्कार देंगे, विशेष धर्म का विश्वास जीतने का कार्य करेंगे, जब सरकार में रहेंगे तब भी, और जब सरकार में नहीं रहेंगे तब भी। दूसरी बात, जिस सहयोगी की बात करते हैं, जानते हैं आज देश में क्या चर्चा हो रही है? आज देश में चर्चा हो रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। हर बात पे अखिलेश यादव जी बोलते हैं, हर बात पे राहुल जी बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोले। तो हमें लगता है कि हाथ कंगन को अर्ची, क्या सब कुछ सामने सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सब लोग देख रहे हैं कि मेरा वाला नाराज न हो जाए, चाहे वो बांग्लादेश में क्यों ना वो बैठा यानी कि हो, ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं। नहीं तो आप सोचिए ना, अल्पसंख्यकों को भी वक्त वक्त पर ऐसे इस्तेमाल किया आप लोगों ने। जो आदमी तालिबान पे बोल सकता है, जनता को फिर खालिस्तान गुमराह कर पर रहे हैं, बोल सकता है, और ये इनका दोहरा चरित्र दिखाता है। जो देश की बेटी जो पदक जीत रही थी, और उसी के साथ इनके सांसद ने, जिसके बेटे को उन्होंने दोबारा टिकट दिया, सांसद बनाया, उसी सांसद ने उस बेटी के साथ क्या किया था। घर की लड़ाई वो हार गई, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वो लड़की जीत गई। इनका दोहरा चरित्र वहीं दिखाता है। ये क्या बात करेंगे महिला सम्मान की? ये क्या बात करेंगे महिला सम्मान की? शर्म आनी चाहिए इन लोग को। इन लोग को तो चुल्लू भर पानी लेके डूब मरना चाहिए। जब वो फोगाट वहां पे जाके जीतती है, और उसके साथ क्या अत्याचार होता है। भारत सरकार, पूरी भारत बिल्कुल, तो 10 सीट का सवाल है, सियासत में उबाल है, और इसी वजह से आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हर मुद्दे को लेकर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।